इससे फ़ोन पर इससे भाई का फ़ोन आता है। भाई इन तो कहता है बयान ग्रुप के लोगों ने हमारे बेटे तो पकड़ लिया है, अब बताएं तो हम अब क्या करें। हमें बयान रेस्टोरेंट के बारे में दिखाया जाता है जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका होता है। मिस उस आदमी तो कहती है कि आपका बेटा बहुत से लोगों के साथ आया और हमारे रेस्टोरेंट तो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अब आप और बयान लोगों के दरमियान में ये जो मसला है ये बहुत ही ज़्यादा अब सीरियस हो चुका है। हमारे बॉस इस टाइम हांगकांग के जजीरे पर हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा आपके पास जल्दी आ जाए तो आप जल्दी करें और यहाँ पर फ़ौरन पहुँच जाएं। दूसरा आदमी मिस तो कहता है अगर मेरे बच्चों तो कुछ भी होता है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मेरे बच्चों तो छूने की हिम्मत भी मत करना। मिस किंशु तो कहती है बॉस मैंने आपके हुक्म के मुताबिक उनको इत्तला कर दी है, अब वो जल्द ही यहाँ पर पहुँच जाएंगे। किंशु कहता है ठीक है बाकी अब मैं देख लेता हूँ। किंशु कहता है चलिए अब हम आइए इनका इंतज़ार करते हैं। हमें किसी के पैर दिखा जाते हैं। बड़ा भाई अपने छोटे भाई के पास पहुंच जाता है। छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहता है भाई आखिरकार आप यहाँ पर पहुंच ही गए। मोटा आदमी कहता है आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया और उनकी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार हमारे बच्चों को पकड़ने की। ये आदमी अपने छोटे से भाई से कहता है क्या तुमने कभी भी मेरा मशवरा नहीं सुना, आखिरकार तुम अपनी मनमानी करते ही रहे और आकर देखो क्या हो गया। ये आदमी अपने छोटे भाई से कहता है मैंने कितनी बार आपको समझाया कि बयान ग्रुप कोई आसान नहीं है, कभी भी आप उनसे पंगा मत लेना, लेकिन आप मेरी कोई भी बात नहीं समझते थे। आप बयान ग्रुप तो कोई ऐसा वैसा ग्रुप मत समझे, वो ग्रुप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। बड़ा भाई छोटे से कहता है कि आप कहते हैं कि यह बयान ग्रुप ने किया है, अब मुझे तो ये बताओ तो आप तो किसने बताया कि ये बयान ग्रुप का काम है। लंबे बालों वाला अपने बड़े भाई से कहता है कि ये हमें बयान ग्रुप के हांगकांग ब्रांच से मिस ने फ़ोन किया था कि वहाँ पर हम जल्द से जल्द पहुँच जाए और उन्होंने हमें यह भी बताया था कि वहाँ पर हमारा बड़ा बॉस भी है। बड़ा भाई कहता है क्या, ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। ये आदमी अपने ही दिल में सोच रहा होता है मुझे याद है वहाँ के लोग यानर तो अपना बॉस कहते हैं, अगर छोटा बॉस यानर है तो ये बड़ा बॉस आखिर कौन है। लंबे बालों वाला अपने बड़े भाई से कहता है बताएं भाई अब हम तो क्या करना चाहिए, अब हम क्या करें, क्या मुझे 100 लोगों तो कार करनी चाहिए कि वो भी हमारे साथ चले वहाँ पर। बड़ा भाई अपने छोटे भाई से कहता है क्या तुम पागल हो या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, अपनी बकवास बंद रखो और तुम अभी भी बेवकूफ़ हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम अपने ही बच्चों को अपने ही हाथों से मरवाओगे। बड़ा भाई कहता है अभी आप चुपचाप यहाँ पर खड़े रहे, मैंने किसी को भेजा है किसी को तलाश करने के लिए। बड़ा भाई कहता है अब ये वक्त आ चुका है, चलो अब हम चलते हैं, अभी हमें चलना चाहिए और मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा और मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ पर आखिर बड़ा बॉस है कौन और वहाँ पर होता क्या है। हमें गाड़ी जाते हुए दिखाई जाते हैं, ये तीनों इसी में बैठे होते हैं। लंबे बालों वाला अपने बड़े भाई से कहता है कि आप तो इस चीज़ का नहीं पता थे, कुछ सालों में बयान ग्रुप ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है जिसकी वजह से हमारे खानदान का कारोबार पर बहुत ज़्यादा मुअस्सर असर हुआ है, लेकिन आपने इस हांगकांग में इस बयान ग्रुप तो आसानी से आज़ादी तौर पर तरक्की करने की इजाज़त दी हुई है, आप आखिरकार ऐसा कैसे कर सकते हैं। मोटा आदमी भी कहता है जी हाँ आप हम सबके बड़े हैं इसलिए हम आपकी बात सुनते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है कि आपने मुकम्मल तौर पर उनको आज़ादी दे रखी है। बड़ा भाई कहता है चंद साल पहले तुम्हें नहीं पता था क्या हुआ था, चलो मैं तुम तो बताता हूँ। जब बयान ग्रुप पहली बार हांगकांग के जजीरे पर आया तो मैं भी इस पर आसरा ग्रुप के बारे में जानना चाहता था, आखिरकार वो इस हांगकांग के जजीरे पर क्यों आया है। इसलिए मैंने बहुत से लोगों को खुफिया तफ्तीश के लिए भेजा थे, वो इनकी मालूमात हासिल कर सकते थे वो आकर यहाँ पर क्यों आए हो, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन सब का जो हुआ है मैं तुम बता नहीं सकता थे, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि उन लोगों के साथ क्या हुआ। मोटा आदमी बड़े भाई से पूछता है क्या आप मुझ तो ये बताएंगे क्या वो जो लोग तफ्तीश करने के लिए गए थे वो सब के सब मर चुके हैं। बड़ा भाई इनको कहता है मरने की बात तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ जितने भी लोग वहाँ पर तफ्तीश करने के लिए गए थे वो 1 साल से लापता है। जब मैं उनसे दोबारा मिला तो मुझे पता चला तो उनको मजबूर किया गया था गाल के अंदर काम करने के लिए। वो लोग अभी तक जिंदा थी और मरने की अफवाहें जो चारों पासे फैली हुई थी वो सारी झूठी थी और मेरे चले जाने के बाद उनकी जितनी भी यादें थी वो सारी खो चुकी है। अब उनको ये नहीं मालूम थे हम कौन हैं और वो मुझे भी अच्छी तरह से नहीं अब जानते। छोटा भाई कहता है क्या ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ।
बड़ा भाई कहता है अभी तो कुछ हुआ ही नहीं और मैंने दोबारा से वहाँ पर लोगों को तफ्तीश करने के लिए कभी नहीं भेजा, लेकिन मुझे मालूम था कि वहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है। बड़ा भाई कहता है कि मैंने जिनमें जजीरे के समंदर के करीब एक एशियाई इलाके में अपनी शिप तो भेजा। हमारी किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी तो हमारा सामना सामने एक डाकू से हो गया। बड़ा भाई कहता है जब मैंने सोचा कि मैं अब मरने वाला हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी काम है, और जब मैंने सामने देखा सुनहरी रोशनी में लिपटी हुई एक लड़की नमूदार हुई। मैंने उस लड़की को देखा, उसने अपने हाथ में कोई रोशनी को लीज किया और उससे करवार बना के इन सब को मार डाला। लंबे बालों वाला और मोटा आदमी इस बड़े भाई की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। लंबे बालों वाला कहता है ये तो जैसे नावलों में हमने पढ़ा है कि मार्शल आर्ट इस तरह से कल्टीवेशन करते हैं, ये तो आप जैसे बता रहे हैं वैसे है। और अब भाई कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था उस टाइम, और मैं इतना ज्यादा खुश नसीब था कि मैंने अपनी जिंदगी नहीं गवाई। और वो वाकई ही मार्शल आर्ट की मास्टर थी। जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वो ये थी, वो एक यंग लड़की थी और उसकी उम्र बहुत ही ज़्यादा कम थी, और वो फिर भी मार्शल आर्ट की मास्टर थी, और वो बियान ग्रुप यानर की मालिक है। मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए और अपना बदला चुकाने के लिए मैंने उनसे वादा किया था कि मैंने उनसे कहा था कि आप अपने कारोबार को एशिया में कहीं भी फैला सकते हैं, और मुझे उसने एक तस्वीर दी थी और उन्होंने मुझे ये कहा था हांगकांग के जजीरे पर इस इंसान को ढूंढना है और इसका नाम किंशु है। इस लड़की ने मुझसे कहा था कि तुमने अपने काम से काम रखना है और कभी भी किसी भी लोगों को यानर ग्रुप पर तफ्तीश करने के लिए कभी भी नहीं भेजना। और बड़ी हैरानी की बात है कि आज मैंने वही जुमला सुना और मुझे पता चला कि बियान ग्रुप कितना खौफनाक है। लंबे बालों वाला अपने बड़े भाई से कहता है क्या वो बियान ग्रुप की बड़ी बॉस है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई से कहता है जरा 1 मिनट रुको, किसी की कार आ रही है, मुझे इसे अटेंड करने दो। ये आदमी कहता है हेलो बियान रेस्टोरेंट की तफ्तीश कैसी चल रही है और मुझे वहाँ की मालूमात जल्दी से बताओ। आगे से किंशु बोलता है और मुझे लगता है कि तुम लोग बाज नहीं आओगे, मैं सिर्फ तुम लोगों से बात करता हूँ। आप इस चीज़ पर यकीन करें कि आप लोग अभी कर जिंदा है, वरना कब से मैंने आप लोगों को मार दिया होता। किंशु कहता है मैं हूँ किंशु और मैं बियान ग्रुप का मालिक हूँ, आप जल्दी करें और यहाँ पर फ़ौरन पहुँच जाएं, क्योंकि मुझे आज रात बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है। ऐसा ना हो कि मैं कुछ ऐसा कर दूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो। और साथ ही किंशु इस मोबाइल को तोड़ देता है। ये आदमी किंशु की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो 5 मिनट बाद वहाँ पर फ़ौरन ही पहुँच जाते हैं। बड़ा भाई किंशु के पास जाता है, उनसे कहता है मैं वाकई ही आपसे माजरत करना चाहता हूँ इन सब चीज़ों के लिए। मैं अपने दोनों बच्चों को बचाने के लिए आखिरकार आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आइए हम यहाँ बैठकर अच्छी तरह से बातचीत करते हैं। क्या आप इन दोनों के लिए कोई मुआवजा चाहते हैं। लंबे बालों वाला चढ़ा कर किंशु तो कहता है कि मैं आप तो अदायगी करूँगा, मुझे ये बताओ तो तुम क्या चाहते हो, जल्दी से मुझे इस चीज़ के बारे में बताओ। बड़ा भाई अपने छोटे भाई से कहता है खामोश हो जाओ, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तुम बीच में अंदर बोलने की कोशिश क्यों कर रहे हो। लंबे बालों वाला गुस्से में कहता है कि मैं अपने बच्चों को अपने घर ले जाऊँगा, यहाँ पर मैं 100 बंदों को लेकर आया हूँ, अब मैं ये देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। वहाँ देखते ही देखते 500 लोग जमा हो जाते हैं। लंबे बालों वाला कहता है मैं देखता हूँ कि 500 लोगों से कैसे ये बचता है। लंबे बालों वाला अपने बड़े भाई से कहता है भाई क्या अब ये 500 लोग इसको नहीं मार पाएंगे। वो साथ ही हमारी यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाती है।